अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शेख है और आज हम जो हैं अपने ऑव्स एंड गाई के एमसीक्यू से स्टार्ट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1। A 30-year-old pregnant woman with previous 2 C-section deliveries is being evaluated for abnormal attachment of placenta. The placenta chorionic villi have attached to myometrium but doesn't invade it. What is this condition called? First of all, see first of all what is basically abnormal placental attachment. Abnormal placental attachment is basically the defective decidual layer. The defective decidual layer leads to abnormal attachment and separation after delivery. Basically, this is your perimetrium. This is your myometrium, and this is your endometrium. So this is perimetrium. This is myometrium. And this is endometrium. और प्रेगनेंसी में इसे हम डिसिडुअल लेयर भी कहते हैं। डिसिडुअल लेयर भी कहते हैं, प्रेगनेंसी के अंदर इसे डिसिडुअल लेयर भी कहते हैं। अब होता ये है कि जब किसी भी वजह से ये लेयर कहीं भी डिफेक्टिव होती है, जैसे मैं डिफेक्टिव लेयर बनाता हूँ, कहीं भी ये लेयर डिफेक्टिव होती है डिफेक्टिव लेयर, तो यहाँ पर इस हिस्से पर जो है वो एबनॉर्मल अटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा होती है। एबनॉर्मल अटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा, किसी भी वजह से ये लेयर डिफेक्टिव होती है तो वहां पर एबनॉर्मल अटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा होती है। अब इसके रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं? रिस्क फैक्टर में सबसे पहले इसमें आता है, जो मोस्ट कॉमन है वो प्रीवियर सी सेक्शन, uterine surgery involving myometrium. Uterine surgery involve myometrium, any kind of inflammation, pre-placenta previa, advanced age, and multiparity. So what are the risk factors? The risk factors include C-section is the most common risk factor, plus uterine surgery involving myometrium is the most common risk factors for abnormal attachment. Plus there may be inflammation, placenta previa, advanced age, and multiparity. These are the risk factor for advanced age or abnormal attachment of placenta. Now, what are 3 kinds of abnormal attachment of placenta? हम इसको डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन के लिहाज से कितनी डेप्थ पे जाके पेनिट्रेट किया है उस लिहाज से 3 हिस्से में डिवाइड करते हैं। ठीक है, नंबर 1 एक्रेटा, नंबर 2 इनक्रेटा, नंबर 3 परक्रेटा। एक्रेटा में ये है कि प्लेसेंटा मायोमेट्रियम तो को अटैच तो करती है, प्लेसेंटा यहाँ आकर अटैच करती है, लेकिन इसको जो है ना वो इनवेव पेनिट्रेट नहीं करती, मतलब इसके अंदर नहीं जाती, तो यहाँ आके अटैच करती है उसके अंदर एक्रेटा में। ठीक है, अगर हम बात करें इनक्रेटा की, इनक्रेटा में ये है कि जो हमारी जो प्लेसेंटा है वो मायोमेट्रियम के अंदर इन्वेड कर जाती है, प्लेसेंटा पेनिट्रेट्स इनटू मायोमेट्रियम। और जब हम बात करें उसकी परक्रेटा के, परक्रेटा याद है परफोरेट्स का लगे मायोमेट्रियम एंड इनटू यूट्राइन सीरोसा से लेकर ये जो है ना टेक्टम और एब्डोमिनल, ये एब्डोमिनल अटैचमेंट होती है इसके अंदर, एब्डोमिनल अटैचमेंट होती है इसके अंदर परक्रेटा। वो कैसे कि प्लेसेंटा जो है, प्लेसेंटा यहाँ से जाकर पूरी यूट्रस को इन्वेड कर किसी एब्डोमिनल ऑर्गन के साथ जाके लग जाता है, किसी एब्डोमिनल ऑर्गन के साथ जाके लग जाता है। मैं रिपीट करता हूँ चीजों को, प्लेसेंटा एक्रेटा, प्लेसेंटा इनक्रेटा एंड प्लेसेंटा परक्रेटा, एक्रेटा इनक्रेटा परक्रेटा। एक्रेटा के अंदर सिर्फ मायोमेट्रियम के साथ अटैच करती है, उसको इन्वेड या पेनिट्रेट नहीं करती इनक्रेटा के अंदर, एक्रेटा के अंदर।
इनक्रीटा में प्लेसेंटा जो है मायोमीट्रियम पूरी तरह इन्वेड कर लेती है, जैसे मैंने इधर बनाया है, पूरी तरह प्लेसेंटा को उसने इन्वेड कर लिया, मायोमीट्रियम को उसने इन्वेड कर लिया, लेकिन ये मायोमीट्रियम के यहाँ तक इसने पेरीमीट्रियम को इन्वेड नहीं किया। एक रिटर्न में रही है वो मायोमीट्रियम तक, इन रिटर्न में उसने मायोमीट्रियम को इन्वेड कर लिया है, और परफोरेट उसने पूरी यूट्रस को ही परफोरेट कर किसी एब्डोमिनल ऑर्गन के साथ जाकर जो हमारा प्लेसेंटा है वो जाके लग गया है। ठीक है, सो इस सवाल में उसने कहा है द प्लेसेंटल कोरियोनिक विलाई हैव अटैच्ड टू मायोमीट्रियम बट डजंट इन्वेड, इसने इन्वेड नहीं किया, तो इसका क्या आंसर हमारे पास बना अल्फा, प्लेसेंटा एकिल्टा। Now moving on to question number 2. 60-year-old woman comes to OPD with lower abdominal pain and backache. She is also complains of vaginal fullness. Examination third degree uterine prolapse is found. Her medical is significant for ischemic heart disease. What is most likely treatment? Ischemic heart disease जो है हमारे पास, ischemic heart disease जो है, हम इसके केस में हम सर्जरी को जनरली अवॉइड करते हैं। इस्कीमिक हार्ट डिजीज के पेशेंट्स में हम सर्जरी को जनरली जो है हम अवॉइड करते हैं। सर्जरी इज यूजुअली अवॉइडेड इन 5 पेशेंट विद इस्कीमिक हार्ट डिजीज। ओके, और हम पेल्विक प्रोलैप्स का जो ट्रीटमेंट है उसके केस में हम सबसे पहले जो है हम पेशेंट्स को करते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के अंदर सबसे पहले हमारी आती है वेट लॉस, दूसरी हमारे पास आती है केगल एक्सरसाइजेस। नंबर 2 हमारे पास आती है वेजिनल पैसरीज। ये हमारे पास जो है नंबर 3 हमारे पास आती है सर्जरी। पेल्विक प्रोलैप्स के अंदर हमारी जो मैनेजमेंट में पहले नंबर हमारे पास आती है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, जिसमें हमारे पास आती है वेट लॉस एंड कैगल एक्सरसाइजेस। नंबर 2 हमारे पास आती है वेजिनल पैसरीज। नंबर 3 आती है हमारे पास सर्जरी। अब सर्जरी जो है इस केस में हम यूजुअली अवॉइड करते हैं, सो देयर विल बी नो ऑप्शन फॉर सर्जरी एंड ट्रीटमेंट शुड बी डन। सो इसका मोस्ट सुटेबल आंसर हमारे पास क्या बना फिर बीटा। हम पहले पेशेंट कैगल एक्सरसाइज कराएंगे, उसके बाद पेशेंट को वेजिनल पैसरीज रखवाएंगे, आंसर विल बी बीटा। अब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो है हमारे पास वो सुटेबल है फर्स्ट एंड सेकंड के लिए, और ये आखिरी तो हमारे पास जो है ये सुटेबल हमारे पास थर्ड एंड फोर्थ डिग्री टीयर के लिए। फर्स्ट और सेकंड हमारे पास है वेट लॉस फर्स्ट और सेकंड डिग्री के लिए, और वेजिनल पैसरीज सर्जरी हमारे पास थर्ड एंड फोर्थ डिग्री के लिए। सो आंसर विल बी बीटा। Now moving on to question number 17. A 17-year-old female brought to OPD by his mother. The mother complains of severe dietary restriction and increased exercise by his daughter. Her menstrual patient stopped 6 months before, and her BMI is 16. She worried that she is fine and wants to be more perfect for upcoming sports competition. What will be abnormal in this patient? अब पेशेंट की देखें कि जब भी आपका BMI 18.5 से कम हो इन यंग फीमेल्स में, जब भी आपका BMI 18.5 से कम हो, आपने सस्पेक्ट करना है पेशेंट को क्या है, एनोरेक्सिया नर्वोसा में आपने पेशेंट की 2 चीजें की हिस्ट्री लेनी है। नंबर 1 फिजिकल एक्सरसाइज, नंबर 2 डाइटरी हिस्ट्री। जब भी पेशेंट का BMI 18.5 से कम हो, आपने पेशेंट से सर्च करना है क्या पेशेंट क्या है, एनोरेक्सिया नर्वोसा। उसमें हमें 2 चीजों की हिस्ट्री लेनी है, नंबर 1 फिजिकल एक्सरसाइज, नंबर 2 डाइटरी हिस्ट्री। ये 2 चीज हिस्ट्री आपने जो है ना इस केस में लेनी है। अब इस पेशेंट का जो हमारे पास जो BMI है वो क्या है हमारे पास 16 से क्या है कम, तो इस केस में हम, और हमारे पास 16 का BMI हमारे पास कम है, और हमारे पास एक देखें कि इस केस में हमारे पास दूसरी जो चीज इंपॉर्टेंट है
वो हमारे पास ये है कि पेशेंट को क्या है, हमारे पास मेंस्ट्रुएशन स्टॉप पीरियड है स्टॉप, पेशेंट को क्या हमारे पास क्या हो रहा है, ए मेनोरिया, पेशेंट को हमारे पास ए मेनोरिया है और पेशेंट का बीएमआई हमारे पास 16 से कम है। ये दो फीचर्स हमारे पास इंडिकेट कर रहे हैं पेशेंट को क्या हमारे पास फंक्शनल, पेशेंट को क्या हमारे पास क्या है, पेशेंट को हमारे पास है फंक्शनल हाइपोथैलेमिक एमेनोरिया, क्योंकि इसका बीएमआई 16 से कम है और पेशेंट को क्या है, एमेनोरिया है। इस केस में हम कहेंगे फंक्शन क्या हो सकता है, फंक्शनल हाइपोथैलेमिक एमेनोरिया। अब इसकी एटियोलॉजी में वापस क्या आता है, इस एटियोलॉजी में देखें हमारे पास सबसे पहले आता है एक्सेसिव एक्सरसाइज। एक्सेसिव एक्सरसाइज, ऐसी खातून जो कि एथलीट्स होती हैं, एथलीट्स होने के बाद क्योंकि एथलीट्स होती हैं उनके अंदर ये पाया जाता है एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एमेनोरिया, उन एथलीट्स के अंदर ये ज्यादा पाया जाता है जो कि इजाफी एक्सरसाइज करती हैं। दूसरी बात हमारे पास ये है कि रिड्यूस कैलोरी इनटेक, ऐसे खातून जिनको लगता है वो ज्यादा मोटी हो रही है, उनको लगता है कि मोटी हो गई हैं तो अपनी कैलोरी को रिस्ट्रिक्ट कर देती हैं। असल में उनको लगता है कि उनके जिस्म जो ज्यादा फैल रहा है इसलिए वो खाना कम करती है, उसे कहते हैं रिड्यूस कैलोरी इनटेक। हालांकि सिर्फ उनकी गलत फहमी होती है, उनका मेंटल डिसऑर्डर होता है, असल में ऐसा कोई नहीं होता। नंबर 1 एक्सेसिव एक्सरसाइजिंग, नंबर 2 रिड्यूस कैलोरी इनटेक, नंबर 3 स्ट्रेस, किसी भी स्ट्रेस की वजह से होता है। नंबर 4 को हम कहते हैं फीमेल एथलेटिक टायर्ड, फीमेल एथलेटिक टायर्ड। वो क्यों होता है, इसमें सबसे पहले टायर्ड क्या है, नंबर 1 मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन, reduce calorie deficits and decrease bone density in athletic young adults और adolescents। फीमेल एथलीट टायर्ड में मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन होता है, कैलोरी डेफिसिट होती है और डिक्रीज बोन डेंसिटी होती है, ठीक है। अब इन सब के केस में ये है कि पेशेंट का क्या हुआ है, पेशेंट क्या हो गया है, फैट बॉडी में कम हो गया। जब फैट कम होता है पेशेंट के एडिपोज टिश्यूज जो हैं, एडिपोज टिश्यूज जो हैं वो डिक्रीज हो गए हैं। एडिपोज टिश्यू डिक्रीज हो गए, वो सिक्रीट करते हैं लेप्टिन, एडिपोज सिक्रीट करते हैं लेप्टिन। अब एडिपोज टिश्यू जब पेशेंट के हुए हैं डिक्रीज तो ऑटोमेटिकली लेप्टिन भी क्या हो जाएगा हमारे पास डिक्रीज। इन सब केस में, इन चारों केसेस में पेशेंट क्या होता है, फैट डिक्रीज। फैट डिक्रीज का मतलब है कि पेशेंट के एडिपोज टिश्यू क्या हो गए हैं डिक्रीज, डिक्रीज होने से पेशेंट का लेप्टिन क्या हुआ, सिक्रीशन कम। इन सब होने से पेशेंट का लेप्टिन क्या हुआ है, डिक्रीज विद लो बॉडी फैट, उसकी वजह से, और इंक्रीज इन कॉर्टिसोल एक्सेस स्ट्रेस की वजह से इसका लेप्टिन कम हुआ है या कॉर्टिसोल हुआ है इंक्रीज। इससे क्या होता है कि जो पल्सर रिलीज ऑफ जीएनआरएच हाइपोथैलेमस से हार्मोन आता है जीएनआरएच, इसको हम कहते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम हाइपोथैलेमस से हमारा हार्मोन होता है जो कि एक्ट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर, पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर, उससे हमारे पास प्रोड्यूस होता है एफएसएच और एलएच, एफएसएच और एलएच। अब वो के लेप्टिन नहीं है या कॉर्टिसोल ज्यादा होने की वजह से पल्सर सिक्रेशन ऑफ जीएनएचआरएफ हाइपोथैलेमस से कम हो गई, जिसकी वजह से एफएसएच और एलएच की सिक्रेशन भी क्या हो गई है, कम। एफएसएलएच सिक्रेशन कम हुई है तो एस्ट्रोजन लेवल भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से पेशेंट को क्या होगी, एन एवोल्यूशन एंड सेकेंडरी एमेनोरिया इसको लीड्स टू इनफर्टिलिटी। आई रिपीट, फैट कम, फैट्स एडिपोज टिश्यू कम, एडिपोज टिश्यू कम होने की वजह से लेप्टिन कम होने से या फिर कॉर्टिसोल ज्यादा होने से रिड्यूस डिक्रीज पल्सर सिक्रीशन जीएनएच फ्रॉम हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से एफएसएच एलएच कम, एलएच एफएस एलएच कम होने से एस्ट्रोजन कम लेवल कम हुआ, उससे हमारे पास एन एवोल्यूशन हुई और सेकेंडरी एमेनोरिया हुआ। लास्ट चीज इसके अंदर, जब पेशेंट के हमारे पास कहते हैं कि एस्ट्रोजन लेवल कम होगा, एस्ट्रोजन लेवल कम होगा तो पेशेंट इज प्रीडिस्पोज टू ऑस्टियोपोरोसिस, जिससे हमारे पास क्या होगा, डिक्रीज मिनरल डेंसिटी। ऑस्ट्रोजन लेवल कम होने की वजह से पेशेंट को क्या होगा, प्रीडिस्पोज टू ऑस्टियोपोरोसिस, जिससे होगा डिक्रीज मिनरल डेंसिटी। इसलिए फीमेल एथलेटिक ट्रायड के अंदर नंबर 1 मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन था, नंबर 2 कैलोरी डेफिसिट था, नंबर 3 था डिक्रीज बोन डेंसिटी ड्यू टू डिक्रीज इन एस्ट्रोजन, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या आंसर बना, हमारे पास बना डिस्ट्रप्शन ऑफ पल्सेटाइल जीएनआरएच सिक्रीशन, आंसर इज बीटा।
Question number 4. A 22-year-old man comes to the office due to erectile dysfunction and lack of sexual desire. Height is 188, weight is 88, examinations of bilateral gynecomastia, sparse facial hair, fall from testes. The penis is normal in size and perineum is normal on confrontation. The patient would be most suffering which of the following. जब भी आपके पास पेशेंट आए बायलैटरल गायनेकोमेस्टिया के साथ, बायलैटरल गायनेकोमेस्टिया के साथ, कौन सा हमारे पास आए? यंग मेल पेशेंट आपके पास आए। एक बात याद रखें, जब भी गायनी के एमसीक्यूज है, रिप्रोडक्शन के एमसीक्यूज होंगे, आपने पेशेंट का जेंडर हमेशा जेल में रखना है, फीमेल है कि मेल है। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन रिप्रोडक्शन एमसीक्यूज एंड गायनी एमसीक्यूज। यंग मेल बायलैटरल गायनेकोमेस्टिया प्लस ब्रॉड स्पेस nipples and small firm testes। पेशेंट को बायलैटरल गायनेकोमेस्टिया हो, ब्रॉड स्पेस निपल हो, स्मॉल फर्म टेस्टिस, और पेशेंट क्या हो हमारे पास हो? यंग मेल हो। आपका जो डायग्नोसिस बनता है वो बनता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बेसिकली क्या है? ये एक क्रोमोसोमल नॉर्मेलिटी से पेशेंट का होता है XX, पेशेंट का होता है जीनोटाइप। इसकी वजह से पेशेंट होता है इनफर्टाइल, और इसके पेशेंट में टेस्टोस्टेरोन काम नहीं करता, टेस्टोस्टेरोन पेशेंट में प्रोड्यूस नहीं होता। इस केस के अंदर देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन पेशेंट, सो हम पेशेंट को एक्सोजिनस टेस्टोस्टेरोन देते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर। सो इफ अ पेशेंट कम्स विद यंग मेल bilateral gynecomastia, broad space nipples and small firm testes, जो डायग्नोसिस शुड बी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। वो क्या है? वो XXY क्रोमोसोम अबनॉर्मलिटी है, उस पेशेंट में टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं होता, इसलिए इसके पेशेंट को हम एक्सोजिनस टेस्टोस्टेरोन देते हैं। सो आंसर विल बी चार्ली। Now moving on to question number 5. A 27-year-old female with infertility has come to clinic for follow-up. She has been married for 5 years. She has used 3 doses for ovulation but is unable to conceive. What is the now best step of investigation? जब भी पेशेंट आपके पास इनफर्टिलिटी के साथ आए और उसने जो है डोजेस ले ली हो ओवुलेशन की, तो आपने नेक्स्ट स्टेप करना होता है उसकी पेटेंसी ऑफ ट्यूब्स प्लस हार्मोनल लेवल्स आपने पेशेंट के लाजमी कराने होते हैं। पेटेंसी ऑफ ट्यूब प्लस हार्मोनल लेवल्स आपने लाजमी कराने होते हैं। पेटेंसी ऑफ ट्यूब को टेस्ट करने के जो टेस्ट करते हैं उसे हम कहते हैं हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राफी। पेटेंसी ऑफ ट्यूब्स को चेक करने के लिए हम जो टेस्ट कराते हैं उसका नाम है हमारे पास हिस्टेरोसाल्पिंजियोग्राफी। सो आंसर विल बी चार्ली। Now moving on to question number 26. A 26-year-old woman at 40 weeks of gestation came to emergency department after sudden onset vaginal bleeding. On examination, there is subdilated cervical os. Ultrasound show product of conception within cervical canal and uterus. HCG levels are 1800. What is the most likely diagnosis? इनको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताता हूँ बेसिकली अबॉर्शन की टाइप्स कौन कौन सी है। मैं अभी आपको बताता हूँ इसके अंदर। See, there are 5 types of abortion. Number 1, missed abortion. Missed abortion में क्या होगा? पेशेंट को कोई वेजिनल ब्लीडिंग नहीं होगी, पेशेंट का जो सर्वाइकल ऑस है वो क्लोज होगा, there will be no cardiac activity और there will be empty sac. Missed abortion में there will be no cervical bleeding, there will be no cervical bleeding, there will be vaginal cervical os will be closed, or there will be no fetal cardiac activity, or there will be an empty. This will be the case of missed abortion. Now, see of the second abortion, there will be vaginal bleeding, cervical os will be closed, and there will be any fetal tachycardia. So, थ्रेटेड अबॉर्शन और मिस्ड अबॉर्शन फर्क ये है कि इसमें वेजिनल ब्लीडिंग नहीं होती, इसमें वेजिनल ब्लीडिंग होती है। इसमें देयर इज नो कार्डियक एक्टिविटी, देयर विल बी कार्डियक एक्टिविटी। नाउ मूविंग ऑन टू इनएविटेबल अबॉर्शन। इनएविटेबल अबॉर्शन में देखें कि सर्वाइकल ऑस जो है वो डायलेटेड है, सर्वाइकल ऑस दे विल बी डायलेटेड, देयर विल बी वेजिनल ब्लीडिंग एंड प्रोडक्ट ऑफ कंजम्पशन मे बी सीन और फेल्ट और अबव
सर्वाइकल ऑस। फेल्ट का मतलब है कैसे, डिजिटल वेजिनल एग्जामिनेशन जब करेंगे आप, डिजिटल वेजिनल एग्जामिनेशन करेंगे तो आपको प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन इस पेशेंट के अंदर फील होंगे। They will be vaginal bleeding and they will dilated cervical os. So in missed abortion, they will cervical os will be closed, threatened with cervical os will be closed, but in inevitable abortion, they will be dilated cervical os. So moving on to now, see incomplete abortion, they will be vaginal bleeding, they will be dilated cervical os, there will be some product of conception expelled and some remain. इन थ्रेटन इनएविटेबल अबॉर्शन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन जो है वो सर्वाइकल ऑस के ऊपर पड़ा है या उस पे पड़ा है, लेकिन इस केस में कुछ निकल चुके हैं और कुछ अंदर पड़े हैं। एंड इनकम्प्लीट अबॉर्शन वेजिनल ब्लीडिंग विल बी प्रेजेंट, they will be closed cervical os and product of conception completely expelled। complete से याद रखें कि अबॉर्शन में completely expel हो चुके हैं और इसमें वेजिनल cervical os will be closed। so there will be only one case, देश में कोई भी वजाइनल ब्लीडिंग नहीं होती। वो हमारे पास कौन सा केस है, वो हमारे पास है जो केस जिसमें वजाइनल ब्लीडिंग नहीं होती, हमारे पास है मिस्ड अबॉर्शन में देयर विल बी नो वजाइनल ब्लीडिंग। और ऐसे दो ही केसेस हैं जिसमें हमारे पास सर्वाइकल और डायलेटेड होता है, एक होता है इनएविटेबल अबॉर्शन, एक होता है हमारे पास इनकम्प्लीट अबॉर्शन में सर्वाइकल ऑस डायलेटेड होते हैं। और देयर विल बी ओनली वन केस जिसमें हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन जो है वो कोई निकल चुके होते हैं, वो हमारे पास कौन सा है, हमारे पास कंप्लीट अबॉर्शन। ये डिफरेंशिएटिंग फीचर्स हैं, इनको आप याद रखना है। नाउ अब हम वापस आते हैं एमसीक्यू की तरफ। सो इस क्वेश्चन के आप देखें कि इस क्वेश्चन के अंदर वेजिनल ब्लीडिंग है, सर्वाइकल ऑस डायलेटेड है और अल्ट्रासाउंड के ऊपर प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन लाई विदिन सर्वाइकल कैनाल एंड यूट्रस, सर्वाइकल कैनाल में है और यूट्रस में है। सो आंसर विल बी बीटा। क्यों, सर्वाइकल कैनाल में कुछ एक्सपेल हो गए हैं और कुछ अभी यूट्रस के अंदर पड़े हैं। सो आंसर विल बी बीटा, इनकम्प्लीट अबॉर्शन। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। A 26-year-old woman at 14 weeks of gestation comes to emergency department after sudden onset vaginal bleeding. On examination, there is dilated cervical os. Ultrasound show product of conception within cervical canal and uterus. Her beta SHG 1809 सेम क्वेश्चन है, अब उसकी मैनेजमेंट पूछ रहा है। मैनेजमेंट कैसे करेंगे? मैनेजमेंट के लिए आप देखें कि पेशेंट के मैनेजमेंट के हमारे पास जो है वो 3 ऑप्शंस हैं। नंबर 1 एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट, जिसमें हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो खुद हो जाएगा और हमने इसको करनी होती है। इफ द प्रेगनेंसी इज इन अंडर 14 वीक ऑफ जेस्टेशन हो तो हमने पेशेंट क्या करनी होती है, एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट करनी होती है। और जब हमने पेशेंट की मेडिकल इवैक्यूएशन करनी है तो हमने देना है पेशेंट को कॉम्बिनेशन ऑफ माइप्रिस्टोन एंड माइजोप्रोस्टोल। उसके बाद सर्जिकल इवैक्यूएशन में कब करनी, जब पेशेंट हीमोडायनामिकली इंस्टेबल हो, हीमोडायनामिकली अनस्टेबल हो, कोई पेशेंट को इन्फेक्शन हो और पेशेंट का 4 वीक के बाद भी इवैक्यूएशन ना हो, उसके बाद हम करते हैं सर्जिकल इवैक्यूएशन। इसके 3 हमारे पास ट्रीटमेंट। नंबर 1 एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट जो 14 वीक से अंडर करते हैं। नंबर 2 मेडिकल इवैक्यूएशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ माइप्रिस्टोन माइजोप्रोस्टोल। एंड नंबर 3 सर्जिकल इवैक्यूएशन जो हम करते हैं हीमोडायनामिकली अनस्टेबल पेशेंट्स के अंदर, इन्फेक्शन के अंदर, और अगर 4 हफ्ते बाद भी स्पॉन्टेनियस इवैक्यूएशन ना हो तब हम जो है सर्जिकल इवैक्यूएशन करते हैं। तो इस केस में हम मोस्ट लाइकली देंगे पेशेंट को कॉम्बिनेशन ऑफ माइजोप्रोस्टोल, क्योंकि 14 वीक्स प्रायर 14 वीक्स से कम के ऊपर जो है हम एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट करते हैं, इसलिए इसका आंसर हुआ हमारे पास बीटा, कॉम्बिनेशन ऑफ माइप्रिस्टोन एंड माइजोप्रोस्टोल। Coming on to question number 8. A 20-year-old girl presented to emergency department with complaint of heavy vaginal bleeding. And what is the first line of treatment for this? जब भी यंग पेशेंट के अंदर हैवी वेजिनल ब्लीडिंग हो, हैवी वेजिनल
ब्लीडिंग हो, आपने पेशेंट को देनी, और पेशेंट जो है हमारे पास वाइटली स्टेबल हो, वाइटली स्टेबल हो, आपने पेशेंट को देनी होती है एनसेड्स। क्या एनसेड्स आपने पेशेंट को देनी होती है। जब भी आपके पास पेशेंट आए, यंग पेशेंट हो, हैवी वेजिनल ब्लीडिंग हो और पेशेंट वाइटली स्टेबल हो, आपने पेशेंट को देनी होती है एनसेड्स। आंसर विल बी एनसेड। Now moving on to question number 9. A 26-year-old woman, gravida 1 para 0 at 36 week of gestation, comes to offer for routine prenatal visit. Blood pressure today is 150/100 and repeat blood pressure is 144/102. All other visits are normal. Urinalysis of 2 plus protein. Which of the following is the complication can occur is not educated treated? याद रखें, हाइपरटेंशन डायग्नोज करने के लिए प्रेगनेंसी में, हाइपरटेंशन डायग्नोज करने के लिए, हाइपरटेंशन डायग्नोज करने के लिए प्रेगनेंसी में आप पता क्या करते हैं, वो हम ये करते हैं कि आपका बीपी अगर सिस्टोलिक 140 और डायस्टोलिक 90 से ज्यादा हो, सिस्टोलिक 140 डायस्टोलिक 140 से ज्यादा हो एट टू डिफरेंट ओकेजन्स 4 आवर अपार्ट। डायग्नोसिस का हम हाइपरटेंशन निकालने के लिए हम प्रेगनेंसी में ये क्राइटेरिया लगाते हैं कि आपका जो पेशेंट आपके पास आए उसका बीपी सिस्टोलिक 140 और डायस्टोलिक 190 से ज्यादा हो और कहो एट टू डिफरेंट ओकेजन्स पर 4 आवर्स अपार्ट। मतलब कि उसका जो ब्लड प्रेशर पहले लिया 140 और 4 घंटे बाद मतलब दोबारा लिया उसका 154/102 आया, इसका मतलब पेशेंट को क्या है, हाइपरटेंशन। और जब हाइपरटेंशन के साथ हाइपरटेंशन प्लस प्रोटीन यूरिया और एनी अदर एंड ऑर्गन डैमेज, प्रोटीन यूरिया और एनी अदर एंड ऑर्गन डैमेज, पेशेंट को प्रोटीन यूरिया हो और साइन ऑफ एनी अदर ऑर्गन डैमेज आफ्टर 20 वीक्स ऑफ जनरेशन, आफ्टर 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। आई रिपीट, जब पेशेंट को आपके हो हाइपरटेंशन प्लस प्रोटीन यूरिया और साइंस ऑफ एंड ऑर्गन डैमेज आफ्टर 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, आपने पेशेंट को लेबल करना है, पेशेंट को क्या है हमारे पास, प्री-इक्लैम्पशिया, पेशेंट को क्या है हमारे पास, प्री-इक्लैम्पशिया। सो देखें इसमें पेशेंट का बीपी जो है, पेशेंट का बीपी 1 ज्यादा है और उसके बाद पेशेंट के अंदर आया है हमारे पास प्रोटीन यूरिया। सो पेशेंट हमारे पास क्या है, प्री-इक्लैम्पशिया। अब प्री-इक्लैम्पशिया के हमारे पास जो कॉम्प्लिकेशन है वो सिर्फ 2 हैं। प्री-इक्लैम्पशिया की जो प्रोग्रेशन है, प्रोग्रेशन के अंदर 2 कंडीशन हो सकती हैं, प्रोग्रेशन के अंदर 2 कंडीशन हो सकती है। नंबर 1 इक्लैम्पशिया, नंबर 2 हेल्प सिंड्रोम, नंबर 1 इक्लैम्पशिया, नंबर 2 हेल्प सिंड्रोम। सो आंसर विल बी अल्फा, हेल्प सिंड्रोम। Now moving on to question number 10. A autopsy of one 17-year-old girl after a fatal motor vehicle collision. Her ovaries so small and underdeveloped on gross examination. Light microscope examination shows ovaries primarily composed of connective tissue with no follicles. Which addition of abnormality is most likely found in postmortem examination? अब याद रखें, जब भी पेशेंट के अंदर ओवरीज जो हैं वो छोटी हो और अंडर डेवलप्ड हो और उनके अंदर कनेक्टिव टिश्यू पाया जाए, विद नो फॉलिकल, जब भी आपके पास ओवरीज सवाल के अंदर छोटी हो और अंडर डेवलप्ड हो में कनेक्टिव टिश्यू पाया जाए और उसमें नो फॉलिकल, तो इसको हम कहते हैं स्ट्रीक लाइन ओवरीज। इस कंडीशन को हम कहते हैं स्ट्रीक लाइन ओवरीज। और चीज, जब भी आपके पास कोई यंग फीमेल है, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि गायनी के अंदर एज और जेंडर पेशेंट को बहुत इंपॉर्टेंट है। गायनी और रिप्रोडक्शन के अंदर इस चीज को याद रखें, हर सवाल में हमें लास्ट में देखना है। पेशेंट आपके पास है, यंग फीमेल हो आपके पास, पेशेंट आपके पास क्या हो, यंग फीमेल हो, उसकी जो वेब्ड नेक हो, लो हेयरलाइन हो, पेशेंट को हमारे पास लिम्फेडिमा हो नेक का। उसके बाद
पेशेंट को हमारे पास स्मॉल स्टैचर हो, पेशेंट को हमारे पास स्मॉल स्टैचर हो, छोटा काद हो पेशेंट को जो है पेशेंट को वेब्ड नेक हो, पेशेंट की हेयर लाइन लो हो, पेशेंट को लिम्फाडीमा हो, उसके बाद पेशेंट का शील्ड लाइक निपल्स हो, और पेशेंट को बाइकस्पिड aortic valve हो, bicuspid aortic valve और एंड coarctation of aorta हो, आपके पास जो भी पेशेंट आए उसको वेब्ड नेक हो, लो हेयर लाइन हो, स्मॉल स्टैचर हो, लिम्फोडीमा हो, शील्ड लाइक निपल्स हो, बाइकस्पिड aortic valve हो, coarctation of aorta। आपने पेशेंट को सोचना पेशेंट हैविंग सफरिंग फ्रॉम टर्नर सिंड्रोम, patient suffering from Turner syndrome. Turner syndrome is also an genetic abnormality that is X0. पेशेंट के अंदर एक X क्रोमोसोम, नो 2X क्रोमोसोम, पेशेंट में सिर्फ एक X क्रोमोसोम होता है, 2X क्रोमोसोम नहीं होती। इस कंडीशन कहते हैं टर्नर सिंड्रोम, और जो होती है हमारे पास एक क्रोमोसोमल अबनॉर्मैलिटी है। तो इस ऑप्शन के अंदर देखें कि पेशेंट के अंदर एक और चीज जो मेन फीचर्स में दी है उसमें पेशेंट की होती है स्ट्रीक लाइक ओवरीज। पेशेंट हमारे पास वेब्ड नेक, लो हेयर लाइन, स्मॉल स्टैचर, शील्ड लाइक निपल्स, लिम्फोडीमा, बाइकस्पिड aortic valve, coarctation of aorta एंड स्ट्रीक लाइक ओवरीज। पेशेंट क्या होगा हमारे पास टर्नर सिंड्रोम। स्ट्रीक लाइक ओवरीज हमेशा जो होती हैं वो टर्नर सिंड्रोम में ही होती हैं, स्ट्रीक लाइक ओवरीज हमेशा टर्नर सिंड्रोम में होती हैं। तो आपके पास पेशेंट को टर्नर सिंड्रोम है तो पेशेंट क्या हमारे पास होगा बाइकस्पिड aortic valve। आंसर विल बी अल्फा। Now moving on to question number 11. 25-year-old female in his last semester comes for follow-up. Her BP 150/100. After 4 hours, BP was revealed and was 140/90. There is no end organ damage. What is the most probable diagnosis? हाइपरटेंशन है पेशेंट को, पहले बता दी कैसे डायग्नोस करते हैं हाइपरटेंशन इन एब्सेंस ऑफ प्रोटीनूरिया, और एंड ऑर्गन डैमेज आफ्टर 20 weeks of gestation is called gestational hypertension. Hypertension in absence of proteinuria or end organ damage after 20 weeks of gestation is called gestational hypertension. ठीक है, अगर ये 20 weeks से पहले हो, 20 weeks से बिफोर 20 weeks हो तो इसको हम कहते हैं क्रॉनिक हाइपरटेंशन। अगर हमारे पास पेशेंट आए 20 हफ्तों से पहले सेम इसी हिस्ट्री के साथ, उसको हम कहेंगे क्रॉनिक हाइपरटेंशन, और जो 20 हफ्तों के बाद आए उसको हम कहेंगे जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। तो आंसर विल बी बीटा। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12. 30-year-old pregnant woman presented with 2 C-sections is being evaluated for abnormal attachment of placenta. The patient coordinating will have attached to myometrium penetrating it. What is condition called? पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, इसका आंसर होगा हमारे पास इनक्रीटा बीटा ऑप्शन। Moving on to question number 13. A 33-year-old woman comes to a due to positive home pregnancy test. The patient has idiopathic pulmonary hypertension complicated by Eisenmenger syndrome. She is aware that pregnancy poses a major mortality risk to herself and the fetus. The patient consent to pregnancy termination with the mifepristone or misoprostol. What which the following is the mechanism of mifepristone in this condition? Mifepristone is basically methotrexate जो है मेडिकेशन फॉर प्रेग्नेंट टर्मिनेशन। 3 तरह की होती हैं, एक होती methotrexate, एक होती mifepristone, एक होती misoprostol। methotrexate जो है वो यूज होती है टॉपिक प्रेगनेंसी में, और वो होती क्या है, वो है फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट है जो कि डायहाइड्रोप्रोडक्टेज को इनहिबिट करता है और प्रोलिफरेटिंग फीटस को डिस्ट्रॉय करता है। हमारे पास टॉपिक प्रेगनेंसी में यूज होता है, करते हैं मेथोट्रेक्सेट को। ये फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट है और डायहाइड्रोप्रोडक्टेज को इनहिबिट करता है, और ये प्रोलिफरेटिंग फीटस को ये इनहिबिट करता है। जो हमारे पास माइसोप्रोस्टोल इसको एक्सक्लूसिवली अबॉर्शन में यूज करते हैं। माइसोप्रोस्टोन जो है ये पार्शियल एगनिस्ट है प्रोजेस्टेरोन का, और ये प्लेसेंटा सेपरेशन और यूट्राइन कंट्रैक्शन को प्रमोट करता है। और जो माइसोप्रोस्टोल बेसिकली PGE1 एंटागोनिस्ट और स्टिमुलेट यूट्राइन कंट्रैक्शन। So mifepristone is a partial progesterone agonist that promote placenta separation and uterine contraction. So answer will be progesterone receptor antagonist. Beta option will be the right option in this case.
क्वेश्चन नंबर 14. A 25-year-old woman presented to an emergency department with lower abdominal pain and vaginal bleeding. Physical examination shows palpable nasal mass. She is sexually active with her male partner. Laboratory examination shows elevated beta hCG level. What is the most likely diagnosis? आपके पास जब भी पेशेंट आए लोअर एब्डोमिनल पेन के साथ, लोअर एब्डोमिनल पेन के साथ प्लस यूपीटी पॉजिटिव, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव प्लस वेजिनल ब्लीडिंग प्लस palpable adnexal mass, आपके पास पेशेंट आए लो एब्डोमिनल पेन के साथ, यूपीटी पॉजिटिव के साथ, वेजिनल ब्लीडिंग के साथ एंड पाल्पेबल एडनेक्सल मैस के साथ, आपका डायग्नोसिस बनना चाहिए एक्टोपिक प्रेगनेंसी. और क्या आपका आंसर बना डेल्टा. सो दे विल बी एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी. और इसके लिए स्पेक्टर हमारे पास आते हैं ट्यूबल पैथोलॉजीज. कौन कौन सी बला? स्कारिंग फ्रॉम साल्पिंजाइटिस, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज की वजह से या सर्जरी की वजह से. तो भी पैथोलॉजी में आती है स्कारिंग, साल्पिंजाइटिस, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज की वजह से और सर्जरी की वजह से. पिछली एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वजह से हो सकती है, आईयूडी की वजह से होती है, और इंट्रा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की वजह से हो सकती है. इसके रिस्पेक्टिव में ट्यूबल पैथोलॉजीज आएंगी, स्कारिंग फ्रॉम साल्पिंजाइटिस वगैरह आएगा, सर्जरी आएगी और प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी आएगी, आईयूडी आएगी और इंट्रा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आएगी. तो इसकी रिस्पेक्ट के अंदर. So answer will be ectopic pregnancy. Moving on to question 15. 25-year-old female, 36 weeks of gestation, presented to OPD for routine pregnancy evaluation. Weight of the baby 3 kg and amniotic fluid analysis performed. Fang presentation is suspected. What is the most likely next step of management? Breech presentation के अंदर आपने 37 वीक से पहले कुछ भी नहीं करना. 37 से पहले नो इंटरवेंशन शुड बी डन. ब्रीच प्रेजेंटेशन के अंदर बिफोर 37 वीक्स आपने कोई भी कुछ भी नहीं करना. आपने किसी किस्म में कोई भी इंटरवेंशन नहीं करनी 37 वीक से पहले. 36 वीक्स पर आंसर विल बी बीटा. नो इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड. क्वेश्चन नंबर 16. इसको हम 16 का हम नेक्स्ट मीटिंग में स्टार्ट करेंगे. अभी मैं आपको अगली मीटिंग का लिंक शेयर करता हूँ.